हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबको नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज का जो वीडियो है ये हमेशा की ही तरह बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाला अमाइंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। बच्चों, ये चैप्टर दिखने में काफी छोटा है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल नीट और जेईई एग्जामिनेशन में इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बात का अंदाजा आपको इस बात को देख करके भी लगेगा कि जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसके अंदर इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस बाकी चैप्टर की तुलना में ज्यादा है। मैंने क्या किया कि आज का जो वीडियो है इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर डाले हैं, और इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन हमेशा की ही तरह बच्चों पूरा वीडियो आप देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन परफेक्ट तरीके से आपको समझा रखे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब सारे क्वेश्चन तैयार करके समझ करके आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर मिलेगा और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। बच्चों, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह से अपना प्यार बना करके रखें। चैप्टर नंबर 13, अमाइंस। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर अपन ने अमाइंस डिस्कस नहीं किया, अमाइंस तैयार नहीं किया, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनकम्प्लीट है। तो आइए इसके जो कई सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उनको वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस को टारगेट करते हुए बनाया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 डिग्री एमीन। तो मैं इसके ऑप्शन पढ़ना या उसको डिस्कस करना चालू करूं उससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस को एक बार आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अमाइंस जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अमाइंस। 1 डिग्री या प्राइमरी अमाइंस के अंदर सिंगल कार्बन चेन होती है और उस सिंगल कार्बन चेन पर मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप NH2 जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा एज अ सेकेंड वेराइटी 2 डिग्री या सेकेंडरी अमीन्स होती हैं। इस 2 डिग्री या सेकेंडरी अमीन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है NH, जो कि एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। और इस बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप पर 2 प्रकार के कार्बन चेन जुड़ी हुई होती हैं। वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो मैं इसको R या किसी एक को R' यहां पर लिख सकता हूं। इसी तरह से बच्चों एक होती है 3 डिग्री या फिर टर्शियरी अमीन, और इस 3 डिग्री या टर्शियरी अमीन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन, इस तरीके से। लेकिन इसकी तीनों वैलेंसीज पर कार्बन चेन जुड़ी हुई नजर आएगी, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं R, इसको R' कर देते हैं, इसको R" कर देते हैं। अगेन ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। यानी कभी भी किसी क्वेश्चन में अमाइंस को आपको पहचानना है तो आपको ये देखना होता है कि वहां पर जो नाइट्रोजन है उससे कितने एल्किल ग्रुप या कितनी कार्बन चेन जुड़ी हुई है। बड़ी आसानी से आप आंसर बना सकते हैं। तो आइए जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको डिस्कस करते हैं, समझते हैं। जो नाम दिया हुआ है पहला वाला, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल एमीन, ठीक है ना। तो यहां पर एक रूट वर्ड जो समझ में आ रहा है वो आ रहा है साइक्लोहेक्साइल एमीन। तो ये मैंने लिया साइक्लोहेक्साइल, ठीक है ना। इस पर मैंने NH2 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल एमीन। अब इन्होंने बोला हुआ है 1 मिथाइल, यानी नंबर 1 पर मिथाइल भी जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर बच्चों नंबर 1 कौन सा कार्बन हो जाएगा जहां पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इस पर भी मिथाइल जोड़ दूं तो ये स्ट्रक्चर निकल करके आएगी ऐसे। लेकिन ध्यान से देखिए, इसके अंदर NH2 ग्रुप नजर आया या एक सिंगल कार्बन चेन नजर आई NH2 ग्रुप से जुड़ी हुई, और इसलिए इसको 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन माना जाएगा। तो यह आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो इसमें बोला हुआ है ट्राई इथाइल एमीन, यानी कि जो इथाइल है इसको आपको 3 बार लिखना है और उन तीनों इथाइल को आपको नाइट्रोजन से जोड़ना है। तो जैसे ही आप 3 कार्बन चेन को नाइट्रोजन से जोड़ोगे तो जो इंट्रो मैंने बताया, क्लासिफिकेशन में बताया, वो आपको जस्टिफाइड होता हुआ नजर आएगा, और इसलिए आपका आंसर यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक बार ऑप्शन नंबर 3 और 4 की भी बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला बच्चों टर्शियरी ब्यूटाइल एमीन। टर्शियरी ब्यूटाइल एमीन नाम से समझ में आ रहा है। टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होता है? एक मोनोवेलेंट कार्बन चेन या फिर रेडिकल जिसकी स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से। अब इसके अंदर जब आप अमाइंस जोड़ोगे यानी कि NH2 जोड़ोगे तो कार्बन चेन तो एक ही है, तो इसी बिहाफ पर इसको अपन क्या बोलेंगे अगेन 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अमीन। तो ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता।
यहां पर बोला हुआ है एन मिथाइल एनिलीन। तो बच्चों एनिलीन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, लेकिन साफ साफ समझ में आ रहा है कि उसका जो नाइट्रोजन है उसको हटा करके मिथाइल जोड़ना है, यानी कि ऐसे। और बच्चों ऐसे अगर आप जोड़ोगे तो इसमें आपको NH फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है जो कि 2 डिग्री या सेकेंडरी अमीन को शो करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको IUPAC नोमेनक्लेचर डिसाइड करना है, और जो कंपाउंड आपके सामने है उसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और उसके साथ साथ बच्चों फंक्शनल ग्रुप NH भी आपको दिया हुआ है जो कि 2 डिग्री एमीन है, लेकिन IUPAC नाम लिखते समय इसको अमाइंस ही बोला जाता है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शरी हो। अब बड़े ध्यान से अगर अपन ऑब्जर्व करें तो यहां पर सबसे पहला काम क्या होता है, प्रिंसिपल कार्बन चेन डिसाइड करना जो कि लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और उस पर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो उस तरीके से अगर अपन सोचें तो बड़े आराम से आप और हम मिलकर के डिसाइड कर लेंगे कि इसके अंदर ये वाली जो चेन है ये लॉन्गेस्ट है और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी डायरेक्टली किसी न किसी कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो ये तो हो जाएगी यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब बच्चों इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में आपको नंबरिंग करनी होती है, और नंबरिंग करते समय बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी जो प्रायोरिटी है नंबरिंग करते समय ये हमेशा मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, ठीक है ना। मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप से कम होती है। तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा इस कार्बन चेन में, जहां पर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है या जहां से मैं फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पॉसिबल नंबर दे पाऊं। तो फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड पर है तो ऑब्वियसली बात है अपन राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे ऐसे। अब फंक्शनल ग्रुप का ऑब्वियसली आपको सफिक्स लिखना है, तो जो IUPAC का फॉर्मेट होता है उसको ध्यान में रखते हुए आंसर बना लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि ये वाला जो पार्ट है ये तो यहाँ पर क्या है, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको आपको सबसे पहले बोलना ही पड़ेगा। और ये PC चेन पर जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि ये नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए जो लोकेंट है वो क्या लिखा जाता है, N, कैपिटल N, ठीक है। तो पढ़िए ऑप्शंस, एक ही ऑप्शन साफ साफ नजर आ रहा है N मिथाइल, परफेक्ट है। 3 कार्बन की चेन तो इसने बोला हुआ है प्रोप। नंबर 2 के बाद डबल बॉन्ड है तो ये हो गया 2 इन, और फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है नंबर 1 पर, उसका सफिक्स होता है अमीन, तो ये हो जाएगा 1 अमाइंस। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम इज। कुछ नाइट्रोजन फैमिलीज के बेस आपको दे रखे हैं, ऑब्वियस ही बात है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर या फिनॉल के अंदर एसिडिक नेचर के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसी तरह से अमाइंस के अंदर सबसे फेमस क्या है, बेस। और इसीलिए आज के इस वीडियो में या NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस में आपको इस तरह के क्वेश्चन बार बार जैसे दिए हुए हैं नजर आएंगे। तो यहां पर आपसे बोला हुआ है कि यार आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रिकॉग्नाइज करना है और कंडीशन बता रखी है एक्वस मीडियम। तो बच्चों बेसिक नेचर निकालते समय जो सबसे पहला रूल होता है वो होता है कि आपको लोन पेयर पे ध्यान देना होता है कि लोकलाइज लोन पेयर कहां पर है। मैं लिख देता हूं आपके लिए। सबसे पहले आपको देखना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, तो जवाब है वो वाला मॉलिक्यूल होगा जिसमें लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा। अब मान लीजिए लोकलाइज कई सारे हैं या डीलोकलाइज कई सारे हैं, तो इसके अंदर अपन कैसे डिसाइड करते हैं, तो सिंपल सा रूल है कि जो बेसिक नेचर होती है ये +I के या +R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी उससे फेवर होता है इसका। और अगर -I या -R वाले ग्रुप आ जाए तो उससे फेवर नहीं होता है, यानी बेसिक नेचर उससे डिक्रीज हो जाती है। तो आइए बच्चों पहले रूल नंबर 1 फॉलो कर लें। यहां पर कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो ये लोकलाइज्ड है। इसके अंदर भी साइनाइड के अंदर पाई बॉन्ड तो है, लेकिन बच्चों बीच में CH2 आ गया यानी कॉन्जुगेशन नहीं बनेगा, तो ये भी लोकलाइज्ड है। इसमें भी लोकलाइजेशन है, कोई डबल बॉन्ड वाला सिस्टम नहीं है। इसके अंदर बच्चों ध्यान से देखिएगा कि आपको बेंजीन रिंग दिया हुआ है और बेंजीन रिंग NH से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल होगा। तो ये तो हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से मिनिमम बेसिक, ठीक है ना। रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर बिजी है तो लोन पेयर डोनेशन का काम नहीं करेगा, तो ये तो हो जाएगा मिनिमम बेसिक, यानी ये तो आंसर हो नहीं सकता, इसको तो अपन रिजेक्ट कर देते हैं। अब 3 ऑप्शन बचे, उन तीनों में ही लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड, तो उन तीनों में से कोई ना कोई आंसर हो सकता है। अब इन तीनों में से कैसे डिसाइड किया जाए, तो ये रूल नंबर 2 फॉलो कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 में
मिथाइल का प्लस आई लगेगा, बढ़िया बात है, फेवरेबल है। लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड में मिथाइल के हाइड्रोजन को हटा करके साइनाइड ग्रुप जोड़ दिया, जो कि इंडक्टिव के हिसाब से माइनस आई शो करेगा, क्योंकि इसमें sp कार्बन है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे। और ऑप्शन नंबर थर्ड की अगर बात कर लूं तो ये तो और ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो एक ही मिथाइल का प्लस आई था, लेकिन यहां पर तो दो मिथाइल का प्लस आई है, और दो मिथाइल का प्लस आई अगर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर काफी ज्यादा होगी, और इसलिए नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर देगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है डियर स्टूडेंट्स वो ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। तो यहां पर भी बच्चों बेसिक नेचर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं उससे पहले एक बात बता देता हूं, क्योंकि कई बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन रहता है। देखिए बच्चों, एसिड और बेस के अंदर दो प्रकार के डेफिनेशन चलते हैं। एक तो होता है लेविस साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट और एक होता है ब्रोंस्टेड लॉरी साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट। तो कभी भी अगर आपसे बोला जाए लेविस बेस के बारे में सोचिए, तो लेविस साइंटिस्ट के हिसाब से लोन पेयर डोनेट करने वाला बेस माना जाता है, तो आप हमेशा लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी को कंसिडर करिए। और अगर आपको बोला जाए कि ब्रोंस्टेड बेस सोचिए, तो ब्रोंस्टेड बेस सोचते समय हमेशा प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर सोची जाती है, क्योंकि ब्रोंस्टेड लॉरी साइंटिस्ट ने प्रोटॉन के एक्सेप्टेंस के हिसाब से बेसिक नेचर को समझाया। ठीक है, तो यहां पर आपसे बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस, यानी ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसकी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी मिनिमम होगी। ठीक है, आइए असेसमेंट करते हैं। यहां पर लोन पेयर लोकलाइज्ड नहीं है बल्कि रेजोनेंस करने वाला है। ठीक है, और यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है, यहां पर भी कोई रेजोनेंस नहीं है, यहां पर भी कोई रेजोनेंस नहीं है। तो बच्चों वीकेस्ट पूछा हुआ है, जैसा ऑलरेडी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि रेजोनेंस होने से या डीलोकलाइजेशन होने से बेसिक नेचर कम हो जाती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा। अब ऐसा क्यों कम हो जाती है बेसिक नेचर? तो बड़ा सिंपल है कि देखो, इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर कहां है, तो यू कांट से कि नाइट्रोजन के ऊपर है। वो लोन पेयर बच्चों नाइट्रोजन से चल करके कार्बन पर भी आएगा, और कार्बन भी कौन सा वाला, ऑर्थो वाला भी है, और उसके बाद जब इसको डीलोकलाइज करोगे तो पैरा वाला भी है। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो मूवेबल है, कभी यहां कभी वहां कभी यहां। अब आप सोचिए कि एक चलता फिरता लोन पेयर, चलता फिरता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर है, तो प्रोटॉन आते आते कंफ्यूज हो जाएगा ना कि यहां जुड़ूं या वहां जुड़ूं, और इसलिए माना जाता है कि डीलोकलाइजेशन होने से या रेजोनेंस होने से जो बेसिक नेचर होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इसको। बेंजाइल एमीन में बी एल्काइलेटेड एज शोन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये बेंजाइल एमीन आपके सामने है। इस बेंजाइल एमीन के अंदर एक एल्किल हैलाइड मिला रखा है, और ये तो लीविंग ग्रुप हो गया और ये इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो गया, तो यहां से एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हुए एक रेस्पेक्टिव आंसर बना रखा है ऐसे। ठीक है ना, जो बाई प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा यहाँ पर HX। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। Which of the following alkyl halide is best suited for this reaction through SN1 mechanism? आपको क्वेश्चन ने खुद ने बता दिया कि ये जो रिएक्शन है ये अगर SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है तो कौन सा एल्किल हैलाइड यहां पर बेस्ट माना जाएगा। बच्चों आप जानते हैं कि जो SN1 होती है इसके अंदर रिएक्टिविटी डिसाइड की जाती है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन के हिसाब से, यस और नो। और स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो अगर आपके सामने 3 डिग्री हैलाइड आ जाते हैं, अगर आपके सामने ऐसे हैलाइड आ जाते हैं जिनके कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं, तो ऑब्वियस ही बात है उनकी रिएक्टिविटी द बेस्ट मानी जाएगी। आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये छोटा सा हैलाइड है तो इसका कार्बोकेटाइन भी छोटा सा बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी काफी कम मानी जाएगी। इसके अलावा इसकी अगर बात कर लें तो बच्चों ये तो अनरिएक्टिव हैलोजन है रेजोनेंस की वजह से। इसके अंदर जब आप कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ करके कार्बोकेटाइन बनाओगे तो बच्चों ये कार्बोकेटाइन है रेजोनेंस स्टेबल। एक बात ध्यान रखिएगा जो ऑलरेडी मैंने लिखी है कि आपको इंटरमीडिएट बना करके सोचना है, आपको डायरेक्टली हैलाइड को नहीं सोचना है ना। इंटरमीडिएट मस्ट बी मोर स्टेबल, क्योंकि कार्बोकेटाइन का बनना स्लो स्टेप होता है, आरडीएस होता है, और वही अल्टीमेटली रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, बाकी किसी भी कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस नहीं है, केवल फर्स्ट में है, तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6,
Which of the following reagent would not be a good choice for reducing an aryl nitro compounds into amines? मैं एक बार रिएक्शन लिख देता हूं बच्चों, ये कहना क्या चाह रहा है देखिए। इसके अंदर बोला हुआ है कि आपको एराइल नाइट्रो कंपाउंड लेने हैं, यानी कि आपको नाइट्रोबेंजीन लेना है, यस। और जो टारगेट दिया हुआ है वो टारगेट दिया हुआ है इनटू एन अमाइन, यानी आपको रेस्पेक्टिव अमाइंस बनानी है और इसके रेस्पेक्टिव अमाइन क्या हो जाएगी, एनिलीन, ठीक है ना। अब आपसे बोला हुआ है कि ये जो कन्वर्जन है ये कौन से रिएजेंट से नहीं होगा, ध्यान से सुनिए, जो कन्वर्जन है ये कौन से रिएजेंट से नहीं होगा। तो बच्चों ये जो कन्वर्जन होता है ये कन्वर्जन हाइड्रोजन विद मेटल के साथ पॉसिबल है, यस, क्योंकि बेंजीन तो एरोमेटिक होने की वजह से हाईली स्टेबल होती है, तो वो तो रिएक्शन नहीं कर पाएगी नॉर्मल कंडीशन में, और नाइट्रो ग्रुप में पोलरिटी है तो बड़ी आसानी से ये हाइड्रोजन आएंगे और इन ऑक्सीजन को हटा करके यहाँ पर प्रोडक्ट बना देंगे। इसके अलावा अगर आप आयरन लेते हैं या फिर आप एसिड लेते हैं एसिड के साथ, तो ये एसिड के साथ HCl लेना भी इस कन्वर्जन के लिए एक फेवरेबल कंडीशंस माना जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो फर्स्ट वाला और थर्ड फोर्थ वाला तो फेवरेबल है इस कन्वर्जन के लिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आप बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं है कि सेकंड में होता क्या है। तो बच्चों देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये आप जानते हो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू अनदर रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर ये काफी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है और अगर आपने इसको नाइट्रोबेंजीन में मिलाया, तो बच्चों नाइट्रोबेंजीन के अंदर ये बाईमोलिकुलर रिडक्शन करता है, ध्यान से समझिए बात को। नाइट्रोबेंजीन में अगर आप इसको मिलाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, तो ये बाईमोलिकुलर रिडक्शन करता है और ओवरऑल जो आंसर बनता है वो बनता है एजोबेंजीन, ठीक है ना। दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेशन करेंगे, रिएजेंट अपने हाइड्रोजन देगा और वहां से ऑक्सीजन हटा देगा, तो यहां पर जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, एजोबेंजीन। बट एजोबेंजीन तो टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट तो एनिलीन बनाना था, और इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ 1 degree amines from an alkyl halide with simultaneous addition of one CH2 group in the carbon chain, the reagent used as a source of nitrogen is। बच्चों बड़ी स्टैंडर्ड से रिएक्शन है जिसके अंदर स्टेप अप करने की बात की जा रही है, और ये हम थ्योरी क्लासेस में भी आपको हमेशा बताते हैं कि एल्किल हैलाइड में अगर आपको स्टेप अप करना है, एक कार्बन बढ़ाना है, तो एक ही रिएजेंट होता है अल्टीमेट, और वो होता है पोटेशियम साइनाइड, जो साइनाइड को इंट्रोड्यूस करा देता है और अल्टीमेटली उससे एक कार्बन बढ़ जाता है। तो मैं रिएक्शन लिख करके एक बार आपको बताना चाहूंगा। आपको लेना है 1 degree हैलाइड, सपोज आपने RCl लिया, इस RCN के अंदर सबसे पहले हम लोग मिला देते हैं पोटेशियम साइनाइड यानी कि KCN, तो ये क्लोरीन को हटा करके वहां पर CN ला देता है, ठीक है ना, जो बाई प्रोडक्ट है ये KCl बन जाएगा। और इस प्रकार का आंसर बनने के बाद जब आप इसका रिडक्शन करवाते हैं सुटेबल रिएजेंट लेकर के, तो जैसे आप इसका रिडक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर आपको दोनों पाई बॉन्ड तोड़ करके हाइड्रोजनेशन करना होता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, RCH2NH2। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक कार्बन चेन में इंट्रोड्यूस हो चुका है और इसलिए इस रिएक्शन को स्टेप अप रिएक्शन भी बोला जाता है। तो क्लियर कट ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन रिलेवेंट है, ऑप्शन नंबर 3 जो यहां पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ अमाइंस इज। जो अमाइंस को प्रिपेयर करने का गैब्रियल थैलेमाइड मेथड होता है उसके अंदर कौन सा रिएजेंट है या कौन सा सोर्स है जो नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस करवाता है, ये क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट में ही आंसर छिपा हुआ है, बशर्ते थ्योरीज में आप रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए हमेशा एक तरीका आपको मैं बताता हूं कि कभी भी कोई रिएक्शन आप जब पढ़ते हैं ना, तो उसके साथ उसका जो कंसेप्ट है उसको जोड़ लिया करिए। मैं एक दो एग्जांपल देकर के बताता हूं आपको। जैसे अगर अपन बात करते हैं क्लेजन रिएक्शन की, तो आप क्लेजन रिएक्शन को बोला करिए क्लेजन एस्टरिफिकेशन। अगर आप बात करते हैं केनिजारो रिएक्शन की, तो आप बोला करिए केनिजारो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। तो इस तरीके से अगर आप वर्डिंग्स को जोड़ करके पढ़ोगे ना, तो आपको जो रिएक्शन का की कॉन्सेप्ट है वो अपने आप से याद हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को पढ़ने का तरीका क्या होता है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस।
ठीक है ना। और जैसे अपन इस बात को अगर फॉर द फ्यूचर ध्यान रखें तो बड़े आराम से आप समझ जाओगे कि यार इसके अंदर जो पोटेशियम थैलेमाइड होता है वो एज अ रिएजेंट लिया जाता है और अल्टीमेटली वही नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस कराता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, among the given set of reactant the most appropriate for preparation 2 degree amines। आपको 2 डिग्री एमाइंस बनाना है और आपसे पूछा जा रहा है कि जो कॉम्बिनेशंस यहां पर दे रखे हैं इनमें से सबसे ज्यादा सुटेबल या मोर अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा। तो आइए एक बार जैसे ऑप्शन है उसी वे में चल लेते हैं, सोच लेते हैं। सबसे पहले आपको बोला हुआ है कि आप 2 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड लीजिए और इसमें अमोनिया मिलाइए। अरे बाबा, आप किसी भी प्रकार का हैलाइड ले लो, चाहे 1 डिग्री लो, चाहे 2 डिग्री लो, चाहे 3 डिग्री लो, लेकिन उसके अंदर अमोनिया अगर एक ही बार आप मिलाओगे तो होगा क्या, एक ब्रोमीन एक NH2 से रिप्लेस हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आप रिएक्शन नंबर 1 को सॉल्व करोगे तो इसके अंदर होगा क्या बच्चों कि जो ब्रोमीन होगा उसके बदले NH2 आ जाएगा। तो ये तो सेकेंडरी अमाइन नहीं है, ठीक है ना। सेकेंडरी अमाइन का मतलब ऐसा अमाइन जिसमें 2 कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी हुई हो, तो ये तो आंसर आपका हो नहीं सकता। और आगे चले, इन्होंने बोला हुआ है 2 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड में सोडियम साइनाइड मिला दीजिए। तो सोडियम साइनाइड जब मिलाओगे 2 डिग्री ब्रोमाइड में तो क्या बनेगा, अगेन बच्चों ब्रोमीन को हटा करके अपन साइनाइड ला देंगे और इसको फॉलो अप कराना है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के द्वारा। तो आप जब इसके अंदर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करोगे तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के अंदर क्या होगा, CH2NH2 बनेगा। तो अगेन बच्चों इसमें भी NH2 डेवलप नहीं हुआ तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आगे बोला हुआ है कि 1 डिग्री अमाइंस यानी कि RNH2 के अंदर पहले एल्डिहाइड मिलाइए। तो बच्चों 1 डिग्री अमाइंस के अंदर अगर आप एल्डिहाइड मिलाते हैं तो ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जिसमें इस तरीके से H2O हटाते हुए आंसर बनाया जाता है। तो आपका जो इनिशियल आंसर बनेगा ये ऐसा बनेगा RN डबल बॉन्ड CHR, ठीक है ना। मैंने H2O को कंडेंस कर दिया और वहां से प्रोडक्ट बना दिया। अब इसके बाद इसका आपको रिडक्शन बोला हुआ है और जब आप इसका रिडक्शन करोगे तो जो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा, यानी एग्जैक्टली दोनों तरफ एक कार्बन चेन आपको नजर आ जाएगी और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको बोला हुआ है कि गैब्रियल थैलेमाइड लेकर के हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल मिलाकर के, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि जो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन होता है उसकी सहायता से केवल और केवल एक R आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी केवल और केवल एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक कन्वर्जन आपको दिया हुआ है और उस कन्वर्जन को फुलफिल करने वाला जो सुटेबल या बेस्ट रिएजेंट है वो आपको पहचानना है। तो आइए एक बार जो नाम दे रखे हैं उससे स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि अच्छे से हम रिएजेंट को रिलेट कर पाए। तो आपको दिया हुआ है 2-फिनाइल प्रोपेनेमाइड, तो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं इसके आपके लिए। आपको लेना है प्रोपेनेमाइड यानी कि 3 कार्बन की चेन और उसमें नंबर 2 पर फिनाइल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये हो गया प्रोपेनेमाइड और नंबर 2 पर मैंने फिनाइल जुड़ा हुआ है। इसका जो कन्वर्जन है ये करना है 2-फिनाइल प्रोपेनेमीन में, यानी कि जो कार्बन चेन है उसकी लेंथ एज इट इज है, जो फिनाइल है वो भी अनरिएक्टिव बना हुआ है और जो अमाइड था वो चेंज हो रखा है यहाँ पर प्राइमरी एमीन में ऐसे, तो इसका नाम हो जाएगा 2-फिनाइल प्रोपेनेमीन। तो आपसे बोला हुआ है कि ये जो कन्वर्जन है ये कौन से रिएजेंट के द्वारा फुलफिल होगा। तो बच्चों ये जो अमाइड होता है इस अमाइड का रिडक्शन करने के लिए आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता होती है और वो जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो जैसे ही किसी भी प्रकार के अमाइड में चाहे वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो, अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट मिलाते हैं तो ये C डबल बॉन्ड O वाली जो साइट है ये रिड्यूस होती है कुछ इस तरीके से, और जैसे ही इस तरह से आप रिडक्शन करोगे तो जो रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट है जो यहां पर आपको दे रखा है वो जस्टिफाइड होता हुआ आपको नजर आएगा और इसलिए इसका आंसर केवल और केवल एक जा सकता है, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट विद ईथर सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन इस बार जो प्रोडक्ट दे रखा है वो थोड़ा सा चेंज है, तो एक बार स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। 2-फिनाइल प्रोपेनेमाइड
तो ये तो हो गया बच्चों 2 फिनाइल प्रोपेनेमाइड, और इस बार इसको आपको चेंज करना है 1 फिनाइल इथेनमीन में। तो एक बार स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। नाम से कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, नाम अच्छे से पढ़ना है और स्ट्रक्चर बना करके देखना है। नंबरिंग कर लिया करिए आप। तो देखिए इसके अंदर ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, तो ये जस्टिफाइड हो रहा है 2 फिनाइल प्रोपेनेमाइड। यस, और ऐसे इसकी अगर बात कर लूं तो इसके अंदर ये हो जाएगा नंबर 1, ये हो जाएगा नंबर 2, तो इसका नाम क्या बनेगा 1 फिनाइल इथेनेमीन। तो ये भी जस्टिफाइड हो रहा है। तो ये कन्वर्जन आपके सामने है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस कन्वर्जन को कौन सा वाला रिएजेंट करके देगा। तो बच्चों ये भी अमाइंस चैप्टर की सबसे फेमस रिएक्शन है जो पुराने सालों में भी पूछी जाती हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कई बार आती है और नीट और जेईई में भी कई बार आ चुका है, और इस साल भी ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि रिएजेंट मिलाया जाता है Br2 प्लस NaOH एक्सेस के अंदर, है ना, ब्रोमिनेशन कराया जाता है एल्कली की प्रेजेंस में एक्सेस लेते हुए, और इसके अंदर जब आप ये वाला रिएजेंट यूटिलाइज करोगे तो ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों ये यहां से एलिमिनेट हो जाता है। तो बस उसी रिएजेंट से रिलेट करते हुए आराम से आप बता सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। लीजिए, अभी जिस रिएजेंट की हम बात कर रहे थे उसी को वापस से टारगेट किया हुआ है। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय, कौन सा सबस्ट्रेट ऐसा है जो कि ये वाला रिएक्शन शो करेगा। तो बच्चों एक बार मैं रिएक्शन लिख देता हूं। इस रिएक्शन के अंदर आपको लेना होता है प्राइमरी अमाइड, ठीक है ना, एलिफेटिक एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी अमाइड यानी कि CONH2 फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है। इसकी रिएक्शन जैसा मैंने बताया आपको करनी होती है Br2 प्लस एक्सेस ऑफ KOH के साथ, और एज अ रिजल्ट इसके अंदर जो आंसर बनता है ये बनता है प्राइमरी एमीन, कुछ इस तरीके से। किसी भी रिएक्शन के अंदर आपके बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो बड़े आराम से आप कुछ इस तरह के जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं उनको बड़े आराम से सॉल्व कर लेते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्लियर कट समझ में आ रहा है कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के लिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा चाहिए, CONH2। अब आप ऑप्शन देखिए, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्राइमरी अमाइड प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के साथ, तो उसके बिहाफ पर आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड आपको दे रखे हैं और बच्चों इनकी बेसिक नेचर आपको निकालनी है, और ध्यान से देखिए सारे के सारे एनिलीन हैं, सारे के सारे एनिलीन हैं, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर लेगा, बट वो सब में एक जैसा होगा। तो हमेशा ऑर्डर वाले क्वेश्चन जब आपको बनाने होते हैं तो आपको डिफरेंसेस देखने हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, उसी डिफरेंस से आप आंसर अल्टीमेटली बना पाते हैं। तो आइए अपन डिफरेंस की बात कर लेते हैं। अगर मैं एनिलीन को एक रेफरेंस मॉलिक्यूल मान लेता हूं तो इसके कंपैरिजन में जब सेकंड वाले को आप देखोगे तो इसमें बच्चों एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है पैरा पर, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका -m इफेक्ट काम करेगा। जबकि यहां पर आपके सामने CH3 है, तो इस CH3 का या तो आप ले लीजिए +I और या फिर आप ले लीजिए इसका हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा के ऑल्टरनेट पाई होने पर आराम से काम करता है। और एज अ रूल हमेशा ध्यान रखिए बच्चों की जो बेसिक नेचर होती है ये +I के द्वारा या +m के द्वारा इंक्रीज होती है, और -I या -m के द्वारा हमेशा डिक्रीज होती है। तो आइए ऑर्डर बन जाएगा। -m क्या करेगा, बेसिक नेचर को डिक्रीज कर देगा, तो सबसे पीछे तो सेकंड वाला जाना चाहिए। इसके बाद रेफरेंस मॉलिक्यूल आ जाएगा, और यहां पर ऑप्शन नंबर 3 में, कंपाउंड नंबर 3 में +I या +I पर लगा रहे हैं, जो कि बेसिक नेचर को अल्टीमेटली इंक्रीज करेंगे। तो इसी भी पर इसका जो सही आंसर है हमारे हिसाब से वो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मिथाइल एमीन रिएक्ट्स विद HNO2 टू फॉर्म। मिथाइल एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करनी है और आपसे पूछा जा रहा है क्या बनेगा। तो देखिए बच्चों, मिथाइल एमीन होता है CH3NH2, और इस मिथाइल एमीन में अगर आप HNO2 मिला देते हैं तो HNO2 होता है दिस वन, ठीक है ना। एक अच्छी खासी मैकेनिज्म होती है जिसके अंदर
एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बना करके रिएक्शन करवाई जाती है, लेकिन यहां पर कार्बन चेन बड़ी सिंपल है और इसलिए आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का जो तरीका है, अंदाज है, वो हो जाएगा ऐसे। तो जैसे इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको नजर आएगा कि एक तो इसमें नाइट्रोजन गैस कंपलसरीली बनेगी, एक इसके अंदर H2O बनेगा और उसके साथ साथ यहां पर क्या बनेगा, मिथाइल एल्कोहल CH3OH। तो अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो मेरे ख्याल से वहां पर आंसर इसका थर्ड ही दिया हुआ है, दैट इज मिथेनॉल। तो मैं मिथेनॉल यहां पर टिक कर देता हूं। लेकिन बच्चों ये रिएक्शन ऐसी है, इसमें एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मिथेनॉल होता है, ये मिथेनॉल एक ऐसा एल्कोहल है जिसका साइज छोटा होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा मानी जाती है। और ये जो एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है ये अनस्टेबल होता है, जो बड़ी आसानी से मिथाइल कार्बोकेटाइन बना सकता है। तो अगर माना जाए कि इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी और इन दोनों की अगर आपस में रिएक्शन होगी तो यहां से क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो एक ऑक्सोनियम इस तरीके से, और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑक्सोनियम के पास तो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो वो एज अ प्रोटोन यहां से निकलेगा और जैसे वो एज अ प्रोटोन यहां से निकलेगा तो आपका जो आंसर है वो यहां पर डाइमिथाइल ईथर भी बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि यील्ड के हिसाब से बात कर लें तो कुछ बुक्स के अंदर मिथेनॉल को मेजर माना जाता है, कुछ के अंदर डाइमिथाइल ईथर को मेजर माना जाता है। बट कंफ्यूज मत होइए, एग्जामिनेशन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन जहां ऑलरेडी कॉन्ट्राडिक्टरी है तो एनसीईआरटी वाले आंसर को अपन मेजर मान सकते हैं। अगर यील्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होता तो डेफिनेटली मैं यहां पर आंसर आपको सेकंड टिक करवाता, लेकिन अभी एनसीईआरटी वाले आंसर को अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मिथाइलमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इज। लीजिए, तो वापस से वही क्वेश्चन आ गया, बट फिर भी एक बार लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है मिथाइलमीन और इसमें आपको मिलाना है नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2। तो अभी जैसे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन अल्टीमेटली होती है इस तरीके से, और जैसे इस तरीके से अगर रिएक्शन होगी तो आसानी से आपको पहचानने में आ जाएगा कि इसके अंदर जो गैस इवॉल्व होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, in the nitration of benzene using a mixture of concentrate H2SO4 and concentrate HNO3, the species which initiate the reaction is, है ना, यानी कि आपसे अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, जो बेंजीन का नाइट्रेशन होता है ये एक प्रकार की ESR है, और ESR के अंदर अटैक करने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो एग्जैक्टली यहां पर आपसे ESR में जो अटैकिंग स्पीसीज है वो पूछी जा रही। अब देखिए, अगर आप इन चीजों को याद कर लेते हैं तो थोड़ा सा आप रिस्की मोड में हैं, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन के अंदर खास करके अगर नीट या जेई की हम बात करें तो एक ही पेपर के अंदर सारा का सारा फिजिक्स, सारा का सारा केमिस्ट्री, सारा का सारा बायो सॉल्व करना होता है, तो याद करी हुई चीजें भूल जाते हैं, इसके चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए आप हमेशा चीजों को कंसेप्चुअली पढ़िए, हमेशा आप चीजों को इस तरह से पढ़िए कि आप ऑन द स्पॉट निकाल सकें, सॉल्व कर सकें, बता सकें कि यार व्हाट शुड बी द आंसर एंड व्हाई इट इज द करेक्ट आंसर। तो आइए बच्चों, सिंपल सा मैकेनिज्म है, मैं आपको एक बार बता देता हूं रिएजेंट का। तो इस रिएक्शन के अंदर एक होता है नाइट्रिक एसिड, दिस वन, और एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, दिस वन। अब बच्चों आप जानते हैं कि वैसे तो दोनों ही बहुत फेमस एसिड हैं, नाम में भी एसिड जुड़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए, इन दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिडिक नेचर ज्यादा होगी वो प्रोटॉन देने का काम करेगा, यानी कि उसको अपन एसिड मानेंगे, और दूसरा वाला कंपाउंड जो कि रिएजेंट का अपोनेंट वाला काम कर रहा है तो वो एक तरह से वहां पर सबस्ट्रेट माना जाएगा। तो ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सर होती है इसके अंदर सबसे ज्यादा मैकेनिज्म में ध्यान देने वाली बात बस यही है कि इसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो तो एसिड का काम कर रहा होता है, और जो नाइट्रिक एसिड होता है वो बेस का काम कर रहा होता है। तो आइए इन दोनों का इंटरेक्शन करवा देते हैं। तो जैसे ही इन दोनों स्पीसीज को आपस में आप जोड़ोगे, एक तो बन जाएगा ऑक्सोनियम कुछ ऐसे, और इसके अलावा एक आप बना दीजिएगा
HSO4 नेगेटिव, जो कि एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है। अब बच्चों ये जो ऑक्सोनियम बना हुआ है, इस ऑक्सोनियम को आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसलिए एक अल्टीमेट लिविंग ग्रुप ये बन जाता है। तो बस यहां से O पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाएगा तो डिहाइड्रेशन होगा, और जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा तो यहां पर क्या बनेगा, NO2 पॉजिटिव, जो कि बेंजीन पर जाकर के ESR करेगा और अल्टीमेटली बेंजीन नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नाइट्रोनियम आयन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स यूजिंग Fe एंड HCl गिव्स। तो देखिए बच्चों, नाइट्रो बेंजीन के साथ अगर आप ये रिएजेंट मिलाते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड हियर एज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये सारे के सारे ऑक्सीजन को हटा करके हाइड्रोजन वहां पर जोड़ेगा, और इसलिए अगर मैं इसमें नेट रिक्वायर्ड हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हम कई बार इसको ऐसे बोल देते हैं कि टोटल 6 हाइड्रोजन यहां पर कंज्यूम होंगे। कैसे? तो बड़ा सिंपल है, देखिए आपने लेना है नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन के अंदर जो रिएजेंट है उसकी सहायता से आपको 6 हाइड्रोजन कंज्यूम करने हैं। आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, तरीका हो जाता है ऐसे, 2 हाइड्रोजन तो ये ले लेगा, 2 हाइड्रोजन ये ले लेगा और 2 हाइड्रोजन अल्टीमेटली ऑक्सीजन के बदले यहां करके जुड़ेंगे। तो अपना जो आंसर बना वो बन गया एनिलीन, और उसके साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट है उसमें आप बना दीजिएगा वाटर। तो यहां पर आपका जो आंसर है ये हो जाएगा एरोमेटिक ऑक्सीजन, ना हाइड्रोकार्बन, नो, प्राइमरी एमीन, यस, NH2 को प्राइमरी एमीन बोलते हैं, अमाइड, नो। तो आपका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 यहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट रिएक्टिव अमाइन टुवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज। ऑप्शंस के अंदर 4 प्रकार के अमाइंस आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है उसके रेस्पेक्ट में किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो देखिए बच्चों, आपको जो रिएजेंट दिया हुआ है वो क्या है, एक प्रकार का एसिड, और आप समझते हैं कि जो अमाइंस होते हैं ये क्या होते हैं, एक प्रकार के बेस होते हैं। तो यहां पर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो एसिड प्लस बेस आपस में मिलकर के सॉल्ट बनेंगे, बट हमें प्रोडक्ट नहीं बनाना है। हमें इतना सा सोचना है कि इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, यानी कि लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी या प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है। तो अर्लियर जैसे कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपसे बात किया है इसी वीडियो में कि बेसिक नेचर निकालते समय सबसे पहले आपको देखना होता है कि लोकलाइज्ड लोन पेयर कौन सा है। तो आइए ऐसा लोन पेयर पहचाना जाए जिसमें रेजोनेंस नहीं है, जो कि लोकलाइज्ड है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 में लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, ऑप्शन नंबर 2 में भी लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, रेजोनेंस नहीं करने वाला होगा क्योंकि कोई ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड नहीं है। अरे ऑप्शन नंबर 3 में भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, यानी वहां पर भी रेजोनेंस नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो कि एनिलीन है, इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें लोन पेयर और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन पर है, ऑल्टरनेट है, यानी कि इसके अंदर रेजोनेंस होगा। और आप समझते हैं कि रेजोनेंस अगर होगा तो जो बेसिक नेचर होगी ये सबसे कम मानी जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है उसको तो अपन रिजेक्ट कर देते हैं। अब बचे कुछ 3 ऑप्शन हैं, इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हमें चूज करना है। अब बच्चों ध्यान से जो ऑप्शन है उनको आप देखिएगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको प्राइमरी एमीन दिया हुआ है, NH2 के बिहाफ पर आपको पहचानने में आ रहा है। सेकंड वाले ऑप्शन में आपको सेकेंडरी अमाइन दिया हुआ है जो कि NH से पहचानने में आ रहा है। और ऑप्शन नंबर 3 में आपको 3rd डिग्री अमाइंस दिया हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तीनों प्रकार के अमाइंस में जो R होता है वो एक जैसा दिया हुआ है, दैट इज मिथाइल। तो बच्चों इस तरह की सिचुएशन में जब आपको अमाइंस की क्लास या कैटेगरी बदल करके ऑप्शन दिए जाएं और R इज इक्वल टू मिथाइल दिया जाए और एक तरह से एक्वस कंडीशन दिया जाए, क्योंकि यहां पर डाइल्यूट एसिड दिया हुआ है, तो आप एक पीसीटी याद कर लीजिए बेसिक नेचर निकालते लिए, है ना। पीसीटी का मतलब आपको बता ही रखा है मैंने, प्रदीप चित्तोड़ा ट्रिक फॉर बेसिक नेचर। एक्चुअली होता क्या है कि ट्रिक क्यों बताई जा रही है, क्योंकि इनका जो आंसर है वो 2 प्रकार के फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो होता है प्लस आई इफेक्ट। अब आप बोलोगे सर प्लस आई तो 3 डिग्री में ज्यादा होगा, तो दैट शुड बी द मोस्ट बेसिक। और दूसरा वाला जो फैक्टर है ये होता है सॉल्वेशन,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस, जो कि 1 डिग्री के अंदर फेवरेबल माना जाता है। लेकिन दोनों चीजें एक दूसरे की कॉन्ट्राडक्टरी हैं, और इसलिए अगर मैं मैक्सिमम बेसिक की बात कर लूं तो न तो 1 डिग्री वाला जीतेगा, न 3 डिग्री वाला जीतेगा। जीतेगा कौन? 2 डिग्री। लेकिन मान लीजिए ऑर्डर पूछ लिया जाता तो मैं आपको ऑर्डर याद करने की पीसीटी या ट्रिक बता रहा हूं। तो अगर R इज इक्वल टू मिथाइल है तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए एज अ पिन कोड, इसको आप याद करिएगा 213 213। अब आप बोलोगे सर 213 क्या है? तो बच्चों ये बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जिसमें 2 का मतलब तो है 2 डिग्री एमीन, 1 का मतलब है 1 डिग्री एमीन, और 3 का मतलब है 3 डिग्री एमीन। तो इसी बिहाफ पर अपन बोलेंगे कि जो 2 डिग्री या सेकेंडरी एमीन है उसकी बेसिक नेचर आएगी सबसे ज्यादा। अब आप ऑप्शंस में देख लीजिए, 2 डिग्री एमीन ऑप्शन नंबर सेकंड में है, और उसी बिहाफ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक रिएक्शन है लैंग्वेज के अंदर, उसको अपन लिख करके सॉल्व करेंगे, अभी आंसर पकड़ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन गिव्स। आपको लेना है एसिड एनहाइड्राइड, तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, RCOOCOR, ये तो होता है एसिड एनहाइड्राइड। और इसकी जो रिएक्शन है ये आपको करनी है प्राइमरी एमीन यानी कि RNH2 के साथ। ये हो गया बच्चों RNH2। अब बच्चों ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोला जाता है एक प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि RNH2 जो है ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। और ये जो एसिड एनहाइड्राइड होता है इसके अंदर OCOR एक बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप माना जाता है। तो इसके अंदर होगा क्या, जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो यहां पर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग हो जाएगी, ये न्यूक्लियोफाइल इस तरह से यहां पर जोड़ा जाएगा। इन द सेकेंड स्टेप ये जो O नेगेटिव है ये यहां से रिटर्न होगा, और ये जो है ये वाला पार्ट एज ए लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा। तो जो मेन आंसर आपसे पूछा जा रहा है उसको अगर मैं लिख करके बताऊं तो बच्चों ये हो जाता है RCONHR, ये तो मेन आंसर हो गया, जिसमें लिविंग ग्रुप को हटा करके न्यूक्लियोफिल पार्ट इंट्रोड्यूस हो गया। उसके अलावा बाई प्रोडक्ट जो कि ऑर्गेनिक है वो भी अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा नेगेटिव पार्ट, उसको हाइड्रोजन से जोड़िए तो ये हो जाएगा RCOOH यानी कि एसिड। अब जो ऑप्शन है उन ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए और फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखिए बच्चों। यहां पर जो आंसर बना है ये बना है 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अमाइड, ठीक है ना। अब जो ऑप्शन है उसके अंदर सेकेंडरी तो नहीं दे रखा, लेकिन अमाइड एक ही ऑप्शन में है, तो इसी भी यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा। देखिए ऑर्गेनिक में जैसे मैं हमेशा आपको बताते आ रहा हूं हर वीडियो में कि डमी ऑप्शंस भी होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इवन मैं तो हमेशा कहता हूं कि यार ऑप्शन भी आप बाद में पढ़िए, पहले आप रिएक्शन लिखिए, उसको सॉल्व करिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर क्या और कैसे बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। द रिएक्शन ArN2 positive Cl negative react with cuprous with HCl gives ArCl plus N2 plus CuCl is named as। एक बहुत ही स्टैंडर्ड से रिएक्शन आपको दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन का आखिर नाम क्या होगा। तो देखिए बच्चों यहां पर जो रिएजेंट है उसको आप ध्यान से देखिएगा। कॉपर की प्रेजेंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है जो अल्टीमेटली एरोमेटिक सिस्टम के साथ जुड़ करके एराइल क्लोराइड बना रहा है। अब बच्चों इस प्रकार के इस चैप्टर में दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है सेंडमेयर रिएक्शन, एक होता है गाटरमैन रिएक्शन। कन्वर्जन की बात कर रहा हूं, इवन रिएजेंट की बात नहीं करी। क्लीजन के अंदर इस तरह के रिजल्ट्स नहीं है, कार्बिलमाइन में भी इस तरह के रिजल्ट्स नहीं है। अब कैसे पहचाना जाए कि सेंडमेयर कब होगा और गाटरमैन कब होगा, तो इसका सिंपल सा तरीका है, ऑब्जर्वेशन है जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कॉपर मेटल अलग से दिया जाता है और उसके साथ में एसिड दिए जाते हैं, कॉपर मेटल के साथ अगर आपको एसिड दिए जाते हैं तो इस प्रकार के रिएक्शंस को बोला जाता है गाटरमैन रिएक्शन। और अगर मान लीजिए कॉपर अलग से नहीं दिया हुआ, आपको डायरेक्टली कॉपर डेरिवेटिव दिए जाएं, जैसे यहां पर आपको क्यूप्रस क्लोराइड अगर दिया हुआ होता तो उस रिएक्शन को सेंडमेयर रिएक्शन बोला जाता। तो अभी जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपका जो आंसर है वो सेंडमेयर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग
प्राइमरी अमाइन फ्रॉम एल्किल हैलाइड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन इज। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। जो सबस्ट्रेट है वो होना चाहिए एल्किल हैलाइड, जो प्रोडक्ट है ये होना चाहिए प्राइमरी अमाइंस, और जो कंडीशन है वो है कि विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी जितने कार्बन का सबस्ट्रेट होगा उतने ही कार्बन का प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो इस कन्वर्जन के लिए बेस्ट मेथड आपको यहां पर पहचानना है। ओके, अब ऑप्शन नंबर 1 की अगर अपन बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपको दिया हुआ है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। बच्चों इस रिएक्शन के अंदर तो हैलाइड काम नहीं आता, इसके अंदर तो आप अमाइड लेते हैं और इसके अंदर कार्बन चेन डिक्रीज हो जाती है, स्टेप डाउन होती है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की अगर अपन बात करें तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के अंदर एग्जैक्टली प्राइमरी हैलाइड लिया जाता है और नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक न्यूक्लियोफाइल से एनएसआर कराते हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो कहीं भी कार्बन में कमी या वृद्धि नहीं होती है, इसलिए ये एक सुटेबल ऑप्शन नजर आ रहा है। सेंडमेयर रिएक्शन की अगर बात कर लूं तो ये भी रिलेवेंट नहीं है ना। इसके अंदर तो आपको बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट लेना पड़ेगा, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। और अगर अपन रिएक्शन विद अमोनिया की बात कर लें तो बेटा इस रिएक्शन के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि इसके अंदर रिएक्शन फर्दर होती चली जाती है, 1 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन से 3 डिग्री अमाइन, और इसलिए इसको कभी भी बेस्ट मेथड नहीं माना जाता। तो अल्टीमेटली अपना जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following compound will not undergo azo coupling reaction with benzene diazonium chloride? है ना, ये वर्ड्स हमेशा ध्यान से पढ़िए। यहां पर बोला हुआ है विल नॉट, तो मैं आंसर समझाऊं या कंसेप्ट समझाऊं उससे पहले एक बार इस रिएक्शन की बात करते हैं, कोई सा भी एक फेमस एग्जांपल लेते हुए। इसके अंदर एक हिंट तो आपको दे रखा है कि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर आप लोग यूज करते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो ये हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे फिनॉल वाला एग्जांपल काफी फेमस है, तो बच्चों मैं फिनॉल वाला एग्जांपल ले रहा हूं। तो सपोज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में आपने मिलाया हुआ है फिनॉल, तो बच्चों ये जो रिएक्शन होती है ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसके अंदर ये तो होता है रिएजेंट। ध्यान से देखिए इस रिएजेंट को, इसके अंदर PHN2 पॉजिटिव एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है, और ये जो फिनॉल है ये इसमें एज अ सबस्ट्रेट पार्टिसिपेशन कर रहा है। और आप समझते हैं कि जो OH होता है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो बेंजीन रिंग उसका वेलकम करेगी, है ना, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है जो इलेक्ट्रोफाइल को आकर्षित या अट्रैक्ट करता है। अब कहां पर रिएक्शन होगी तो हम जानते हैं कि नॉर्मली जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, और ऑर्थोपैरा में से मेजर आंसर कौन बनता है, पैरा वाला। तो आपने करना क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसको पैरा पोजीशन पर इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो यहां पर मेरा जो आंसर बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। ये तो हो गया सबस्ट्रेट। अब इसके अंदर हमें करना क्या है कि ये जो रिएक्टिव पार्ट है इस रिएक्टिव पार्ट को मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा ऐसे। तो जो आंसर बनता है ये एक प्रकार की डाई है जिसका अलग अलग ग्रुप के साथ अलग अलग कलर होता है। यहां पर इसका जो कलर होता है फिनॉल के साथ ये होता है ऑरेंज कलर, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा एग्जांपल है जो एनसीईआरटीज में भी दिया हुआ है, पुराने सालों में एग्जामिनेशन में आया हुआ भी है। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि इस प्रकार की जो कपलिंग रिएक्शंस हैं, दो बेंजीन कपल्ड हो चुकी हैं, तो इस प्रकार की जो कपलिंग रिएक्शन है ये कौन शो नहीं करेगा। तो आप ध्यान से देखिए, डिफरेंस समझिए। यहां पर एनिलीन के अंदर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। फिनॉल की ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। एनिसोल के अंदर बेंजीन पर OCH3 जुड़ा हुआ होता है, यह भी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है तो प्लस एम शो करेगा। लेकिन नाइट्रोबेंजीन के अंदर बेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है जिसका माइनस एम इफेक्ट काम करेगा। अब आप डिफरेंस आई होप समझ गए होंगे कि 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जहां पर एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो तो ESR के लिए फेवरेबल है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है यहां पर एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रोफाइल को आने में फेवर नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली इसी वजह से नाइट्रोबेंजीन आंसर यहां पर सही माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो कपलिंग रिएक्शन होती हैं इसके होने के लिए हमेशा एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होना बेंजीन रिंग के ऊपर जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 23,
अगेन उसी प्रकार का क्वेश्चन जो ऑलरेडी अपन 2-3 आज के वीडियो में ऐसे चैप्टर में कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। तो पहला रूल जो अर्लियर मैंने डिस्कस किया, सबसे पहले तो अपन ये देखें कि डीलोकलाइज्ड लोन पेयर किस किस में है। आंसर के हिसाब से बात कर रहा हूं सीधी सीधी, है ना। सबसे पहले तो अपन ये देखें कि डीलोकलाइज्ड लोन पेयर किस किस में है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो लोकलाइज्ड है, यहां पर पाई बॉन्ड नहीं है ना, तो लोन पेयर रेजोनेंस कैसे करेगा। यहां पर भी लोकलाइज्ड है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। लेकिन अगर मैं ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करता हूं, सॉरी थर्ड ये, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अगर बात करता हूं, तो इन दोनों में ही लोन पेयर ऐसा है जो कि डीलोकलाइज या रेजोनेंस कर रहा है। तो हमें पता चल गया कि आंसर फर्स्ट या फिर थर्ड में से कोई एक होने वाला है। अब इसके अलावा अगर फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंशिएशन के हिसाब से बात कर लूं, तो बच्चों आप जानते हैं कि बेसिक नेचर जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन का जाना या प्रोटॉन का आना आसान माना जाएगा। तो इस तरीके से भी यहां पर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो नाइट्रोजन के अंदर तो ईएन ऑक्सीजन से कम है, ईएन अगर कम है तो बेसिक नेचर ज्यादा मानी जाएगी, जबकि ऑक्सीजन के अंदर ईएन ज्यादा है, am I right? ईएन ज्यादा है और ईएन ज्यादा है तो बेसिक नेचर कम मानी जाएगी। तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके हिसाब से जो परफेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर थर्ड दिया जाएगा। कंपाउंड का जो नाम है ये हो जाएगा फिनॉल। अगला क्वेश्चन अगेन ध्यान से पढ़िएगा। अमंग द फॉलोइंग अमाइंस द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस इज। तो स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए बेटा क्या देखेंगे अपन, डीलोकलाइज नहीं, लोकलाइज लोन पेयर, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन से अपोजिट है। तो यहां पर आपको देखना है कि लोकलाइज लोन पेयर किस किस में है। एनिलीन में नहीं, एनिलीन में तो रेजोनेंस पॉसिबल है। पायरोल में तो अगेन नहीं, इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है। इसके अंदर लोन पेयर लोकलाइज्ड है, यस। और अमोनिया के अंदर भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, यस। तो अमोनिया या फिर ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, क्योंकि लोकलाइज्ड यहां पर आपको चूज करना था, इन दोनों के पास लोकलाइज्ड है। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो डिफरेंस ध्यान से देखो। यहां पर एज अ डिफरेंस ऑप्शन नंबर सेकंड अमोनिया के कंपैरिजन में बच्चों 4-4 कार्बन 4-4 CH2 जुड़े हुए हैं, और आप जानते हैं कि CH2 का तो प्लस इफेक्ट लगेगा, और अगर CH2 का प्लस इफेक्ट लगेगा तो वो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी तो बेसिक नेचर उतनी ज्यादा होती चली जाएगी, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज। एक दिया हुआ है H2O, एक दिया हुआ है अमोनिया, और दो दिए हुए हैं OH नेगेटिव और NH2 माइनस। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिए, जब आप बेसिक नेचर इस तरह के मिक्स्ड स्पीसीज में निकालते हैं, कि रूल नंबर 1 ये है कि अगर आपके सामने आयनिक स्पीसीज है और न्यूट्रल स्पीसीज है, तो बेसिक नेचर यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा मानी जाएगी, आयनिक की एज कंपेयर टू न्यूट्रल। और उसके अलावा एज अ रूल नंबर 2 वही जो अर्लियर अपन बात कर लेते हैं कि जो बेसिक नेचर होती है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 में ये दोनों आयनिक की वजह से आगे आएंगी, ये दोनों न्यूट्रल की वजह से पीछे जाएंगी, और इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर लूं तो नाइट्रोजन की ईएन ऑक्सीजन से कम है, तो NH2 माइनस की बेसिक नेचर OH माइनस से ज्यादा, और सिमिलरली अमोनिया वर्सेस H2O में भी न्यूट्रल तो दोनों हैं, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बेसिक नेचर H2O की तुलना में ज्यादा होनी चाहिए। तो इसीलिए यहां पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसी को सही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोस्ट वोलेटाइल। बच्चों मोस्ट वोलेटाइल का मतलब ऐसा कंपाउंड जो सबसे पहले इवोपरेट हो जाए। टेक्निकली अगर बोलूं तो एक ऐसा कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, ऐसा कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, यहां पर आपको पहचानना है। अब ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ठीक है ना। पहले वाले कंपाउंड में आपके सामने NH2 है यानी प्राइमरी अमाइन, अगले वाले ऑप्शन में टर्शियरी अमाइन, अगले वाले ऑप्शन में सेकेंडरी अमाइन, और लास्ट वाले ऑप्शन में है आपके सामने एल्केन। तो एक बहुत ही मेजर डिफरेंस जो इन
चारों ऑप्शन के अंदर है वो ये है कि बच्चों अमाइंस को अपन नॉन पोलर नहीं मान सकते क्योंकि उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट पोलरिटी होती है डेल्टा एन की वजह से, लेकिन जो एल्केन होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है ना। अब एल्केन अगर नॉन पोलर है तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो वांडरवाल टाइप का लगेगा जो सबसे वीक माना जाता है, जबकि अमाइंस के अंदर जो इंट्रैक्शन लगता है वो या तो अपन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन लगते हैं, और इवन प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में तो अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात भी करते हैं। तो कुल मिला के जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, 4 का मतलब हो गया ये, और ये एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो आपके सामने ये दे रखे हैं, तो फोर्थ वाला जो कंपाउंड है ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो कुल मिलाकर के जो एल्केन है वो नॉन पोलर होने की वजह से मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे और इसलिए मोस्ट वोलेटाइल उसी को माना जाएगा। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब इसी चैप्टर का जो पार्ट नंबर 2 है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा की ही तरह मैं एक ही बात आपको बोलूंगा कि अगर आपको अच्छे से आने वाले एग्जामिनेशन क्रैक करने हैं तो आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट वाला वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपका चैप्टर अमाइंस स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आने वाले एग्जामिनेशन में आपकी सफलता को निश्चित करेगा। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर है ये 28 है। अब आपको लग रहा होगा कि सर 27 कहाँ गया, तो बेटा 27 इसके बाद आने वाला है। बेसिकली 27 एनसीईआरटी के अंदर सिंगल करेक्ट वाले वैरायटी में दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से उसके जो आंसर हैं वो एक नहीं बल्कि मोर देन 1 करेक्ट है, इसलिए मैंने उसको कैटेगरी नंबर 2 के अंदर कंसीडर करते हुए थोड़ा सा सीक्वेंसिंग जो है वो बदल दिया है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। 27 इसके बाद हम लेने वाले हैं, उसके अंदर मोर देन 1 करेक्ट आंसर है, उसी को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, इस बात को दिमाग में क्लियर रखिए। तो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सेंडमेयर रिएक्शन। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको सेंडमेयर रिएक्शन की सहायता से नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो बच्चों सेंडमेयर रिएक्शन में एक बार आप खुद सोचें क्या क्या रिएजेंट हो सकते हैं। तो या तो इसके अंदर हो सकता है रिएजेंट क्यूप्रस क्लोराइड जो कि आपको क्लोरोबेंजीन बना करके देता है, या फिर इसके अंदर हो सकता है क्यूप्रस ब्रोमाइड जो आपको ब्रोमोबेंजीन बना करके देगा, और या फिर इसके अंदर रिएजेंट हो सकता है CuCN जो आपको साइनोबेंजीन बना करके देगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप आराम से रिलेट कर लीजिए। सेंडमेयर में केवल 3 ये पॉसिबल रिएजेंट हैं जो काम में लिए जाते हैं। तो क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, जवाब है यस। ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, जवाब है यस। आयोडोबेंजीन ना, आयोडोबेंजीन के लिए तो अलग रिएजेंट होता है, और फ्लोरोबेंजीन ना, इसके लिए भी बेल्ट-शिमान रिएक्शन होती है जो बिल्कुल अलग है। तो क्वेश्चन था कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, तो उसके हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3 एज वेल एज 4। 2 आंसर हो जाएंगे बच्चों, 3rd एज वेल एज 4th। हाँ जी बच्चों, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से पढ़िएगा। Which of the following method of preparation of amine will give same number of carbon atom in the chain of amines as in the reactant? आपसे बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्ट अमाइंस बनेगा उसके अंदर उतने ही कार्बन होने चाहिए जितने रिएक्टेंट के अंदर है। तो आइए 1 by 1 ऑप्शन को लेकर के चलते हैं। आपको दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ नाइट्राइट। नाइट्राइट क्या होता है बच्चों, RONO, ठीक है ना। इसका बच्चों जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करेंगे तो इसके अंदर तो कहीं से कहीं तक कोई नाइट्रोजन ही नहीं, ठीक है ना। ऑक्सीजन है कार्बन चेन से जुड़ा हुआ, तो इसका जो रिडक्शन होता है ये होता है ऐसे, और रिडक्शन अगर ऐसे होगा तो इसके अंदर तो आंसर एल्कोहल बन जाएगा। जबकि क्वेश्चन के अंदर आपसे अमाइन प्रिपरेशन की बात की जा रही है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 पढ़िएगा ध्यान से। रिएक्शन ऑफ अमाइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद वाटर। आपको लेना है अमाइड यानी कि RCONH2 और इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद वाटर मिलाना है। तो बच्चों ये ऐसे रिडक्शन करेगा और ऐसे रिडक्शन करेगा, तो काउंट कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में R+1 कार्बन है, उतनी ही कार्बन की एमीन बनती हुई नजर आ रही है, यानी सेम कार्बन की एमीन बनती हुई आ रही है नजर, तो ये आपका आंसर वैलिड है। ऑप्शन नंबर 3 की अगर अपन बात कर लें तो ये कौन सी रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, जिसको अर्लियर क्वेश्चन में मैंने बताया है कि इसके अंदर
यील्ड भी अच्छी होती है और नंबर ऑफ कार्बन में भी कोई चेंजेस नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी रिलेवेंट है, सेम कार्बन प्रोडक्ट देगा। और ऑप्शन नंबर 4 की अगर बात कर लूं तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ अमाइड विद ब्रोमीन इन एक्वस सॉल्यूशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गया, और इसके अंदर तो आप जानते हैं कि डिग्रेडेशन होगा, स्टेप डाउन होगा, और इसलिए वाला आंसर भी रिलेवेंट नहीं माना जा सकता। तो फाइनली सेम नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट बनाने में दो आंसर रिलेवेंट हो गए, एक तो हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड और एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी दो आंसर इसके मेरे हिसाब से जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव्स एनिलीन। आपसे बोला जा रहा है कि नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में अगर कन्वर्ट करना है, यानी कि एक तरह से कंप्लीट रिडक्शन करना है, तो कौन कौन से रिएजेंट सुटेबल रहेंगे। तो बच्चों बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, थ्योरीज के अंदर आपको हमने लिखा भी रखा है कि अगर आप SN विद HCl लेते हैं, यानी एसिड के साथ मेटल लेते हैं, तो कंप्लीट रिडक्शन होगा, यस। आयरन के साथ HCl, ये भी वही वाली बात होगी। H2PD है ना, ये भी कंप्लीट रिडक्शन नाइट्रो का कर देगा। लेकिन SN विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर आप मिलाएंगे तो नहीं, इसमें रिडक्शन तो होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। तो आपके जो आंसर हैं वो इसमें 3 जाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एज वेल एज थर्ड। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से पढ़िएगा। एक बहुत ही फेमस रिएक्शन को टारगेट किया हुआ है, ये है कार्बिलमाइन टेस्ट। तो बच्चों कार्बिलमाइन टेस्ट के अंदर आपको लेना होता है प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक एरोमेटिक कुछ भी हो सकती है, यानी कि RNH2। इसकी जो रिएक्शन है ये आपको करनी होती है क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, और फाइनली एज अ रिजल्ट इसमें क्या बन जाता है, कार्बिलमाइन विच इज ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनेट। ठीक है ना, तो इसके अंदर सबस्ट्रेट भी हो गया, रिएजेंट भी हो गया और प्रोडक्ट भी हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन में कौन कौन से स्पीसीज इन्वॉल्व है। तो बच्चों आइसोसाइनेट तो प्रोडक्ट है, तो ये डेफिनेटली इन्वॉल्व है। क्लोरोफॉर्म रिएजेंट है, तो ये भी डेफिनेटली इन्वॉल्व है। फॉस्जीन का या NNO2 प्लस HCl का कोई रोल यहां पर नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में दो आंसर आने चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एज वेल एज ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, द रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन R। जो रिएक्शन है इसको ध्यान से देखिए बच्चों, आपको एज अ सबस्ट्रेट लेना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और जो टारगेट है, जो प्रोडक्ट है, वो आपको बनाना है बेंजीन। ठीक है ना, यानी कि जो N2 वाला पार्ट है और जो Cl वाला पार्ट है वो यहां से आपको एग्जैक्टली हटाना है। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है ये एक स्पेसिफिक टाइप का रिडक्शन माना जाता है, मैं इसमें बाई प्रोडक्ट में लिख देता हूं। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का रिडक्शन माना जाता है, और इस रिडक्शन में दो ही प्रकार के रिएजेंट काम लिए जा सकते हैं। एक तो होता है इथेनॉल, यस, और एक होता है H3PO2, है ना। तो इन दोनों में से कोई सा भी रिएजेंट अगर आप लोगे तो एग्जैक्टली N2 पॉजिटिव एज ए लिविंग ग्रुप निकलेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट से जो आने वाले हाइड्रोजन होंगे एक क्लोरीन के साथ जुड़ करके HCl बना देगा, और एक फिनाइल को हाइड्रोजन देकर के बेंजीन रिंग बना देगा। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो बच्चों दो जाएंगे, एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड और एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32, एक रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको बताना है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो कंपाउंड है ये एसिटेनिलाइड है, जिसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर लेगा। क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH2 जितनी नहीं बढ़ा पाएगा लेकिन कर लेगा, यू कांट से कि रेजोनेंस नहीं करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस। और जो Br2 है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में बड़ी आसानी से Br प्लस Br माइनस में टूटेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो रिएक्शन है ये क्या है, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आप जानते हैं कि जितने भी प्लस एम वाले ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बन सकता है, जवाब है यस। पैरा वाला प्रोडक्ट बन सकता है, जवाब है यस, है ना। ये पैरा है बाबा, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये ऑर्थो है, यस। इसके अलावा मेटा वाला प्रोडक्ट बन सकता है, नहीं, इम्पॉसिबल। और एक्सेसिवली ब्रोमिनेशन, भैया ये तो तब होता है जब एनिलीन होता, क्योंकि एनिलीन का जो प्लस एम है, NH2 का जो प्लस एम है वो काफी ज्यादा होता, लेकिन यहां पर तो आपने
एसिड एनिलाइड लिया हुआ है, एनिलीन तो नहीं लिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी यहां पर गलत है। तो फाइनली इस क्वेश्चन में 2 आंसर्स आएंगे, ऑप्शन नंबर 1 एज वेल एज 2। क्वेश्चन नंबर 33 एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे मैं हमेशा की ही तरह जैसा सेलेक्टिव क्वेश्चन पे स्टार लगाता हूं, उस पे स्टार जरूर लगाना चाहूंगा। क्वेश्चन है एरिनियम आयन इन्वॉल्व इन द ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन इज। जो एनिलीन होता है, इस एनिलीन का ब्रोमिनेशन अगर कराया जाए तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा, जो एरिनियम आयन बनेगा, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसको आपको यहां पर पहचानना है कि वो आखिर क्या बनेगा। तो देखिए, अननेसेसरीली मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, वरना पूरा मैकेनिज्म खींच के आपको बताता, लेकिन जो टू द पॉइंट कंसेप्ट वाली बात है उसको एक बार आप ध्यान से देखिएगा कि आपको करना क्या है। Br पॉजिटिव का अटैक कराना है एनिलीन के ऊपर, और आपको पता है कि जो एनिलीन होता है इसमें NH2 क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है ना। तो पहली बात, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आएगा, ऑर्थो पे आ सकता है, यस, है ना, ऑर्थो पे आ सकता है, यस, पैरा पे आ सकता है, यस, मेटा पर नहीं आ सकता। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही रिलेवेंट हो गया। अब बाकी तीनों ऑप्शन को अपन एग्जैक्टली अगर देखें तो देखिए तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा, यहां से सोचना चालू करिएगा। अगर आपने पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ करके यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा तो बच्चों ये वाला प्लस बनेगा, इनिशियल कार्बोकेटाइन हो गया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। अब ये वाला जो कार्बोकेटाइन है इसमें आप रेजोनेंस कर लीजिए ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड को देखते हुए, तो बच्चों ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, वापस से रेजोनेंस कर लीजिए तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज NH2 के पास वाले एटम पर आएगा तो बच्चों ये वाला लोन पेयर ऐसे रेजोनेंस कर लेगा, और जैसे ही नाइट्रोजन का लोन पेयर इस प्लस के साथ रेजोनेंस करेगा तो यहां पर प्लस जस्टिफाइड हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली ये वाला आंसर भी सही है। और इसी तरीके से आप जब पैरा पर अटैक कराओगे तो वाला प्लस यहां आएगा, यहां वाला प्लस यहां आएगा, और अल्टीमेटली वो वाला प्लस यहां आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3 आंसर यहां पर रिलेवेंट है, ऑप्शन नंबर 1, 2 एज वेल एज 3, है ना। मतलब एक बढ़िया मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन और इसलिए इस पे स्टार मैंने आपको लगा करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। तो देखिए बच्चों, गैब्रियल सिंथेसिस के लिए एक इंफॉर्मेटिव बात जो आप सबको पता होना चाहिए कि इसकी सहायता से क्या बनाया जाता है, तो जवाब है एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन, ठीक है ना। गैब्रियल थैलेमाइड की सहायता से एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते और 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन नहीं बना सकते। अब जो ऑप्शन है उसको पढ़ लेते हैं। आइसोब्यूटाइल एमीन साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक प्रकार का 1 डिग्री एमीन है, तो इसको आप डेफिनेटली बना सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज ना कर जाए तो मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये है 2 फिनाइल इथाइल एमीन। तो पहले इथाइल एमीन सोचिए मन में, और फिर जो इथाइल एमीन है उसमें नंबर 2 पर फिनाइल जोड़ दीजिए ऐसे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें भी NH2 आपको नजर आ गया और फिनाइल NH2 वाले कार्बन पर नहीं है, यानी इसको भी मैं एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बोलूंगा, तो ये वाला आंसर भी सही है। इसके अलावा इसकी अगर अपन बात कर लें तो N मिथाइल बेंजीलेमीन, इसको भी बना देता हूं, है ना। ध्यान से देखिए, जो स्ट्रक्चर है ये बन जाएगी ऐसे। पहले बेंजीलेमीन सोच लीजिए और फिर नाइट्रोजन पर मिथाइल जोड़ दीजिए, तो बच्चों ये तो 2 डिग्री एमीन हो गया। और एनिलीन की अगर बात कर लूं तो ये 1 डिग्री अमाइंस तो है, लेकिन एलिफेटिक नहीं है, एरोमेटिक है, और इसलिए इसको भी यहां पर नहीं बनाया जा सकता। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। 2 आंसर आएगा, एक तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर करेक्ट। कुछ रिएक्शंस आपको दे रखी हैं और आपको पहचाननी है कि इनमें से करेक्ट यानी कि सही रिएक्शन कौन सी है। ध्यान से देखिए बच्चों, कौन सा रिएजेंट है, कौन सा सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट क्या बना रखा है। तो एक हैलाइड आपके सामने है, अमोनिया मिला रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है NSR होगा, क्लोरीन के बदले NH2 आ जाएगा। अब इसके अलावा यहां पर क्या बनता है, HCl। HCl एसिड होता है और उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए इसके 2 मॉलिक्यूल मिला रखे हैं, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो अमोनिया से वापस से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा। तो ये ऑप्शन तो परफेक्ट है, कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है, तो इसको अपन करेक्ट मानेंगे।
ऑप्शन नंबर सेकंड में एक 3 डिग्री हैलाइड है और आपको दिया हुआ है एक्वस क्यूएच। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, एक्वस क्यूएच एलिमिनेशन कभी भी नहीं करता और यहां पर एलिमिनेशन वाला आंसर बना रखा है। अगर आपको यहां पर एलिमिनेशन कराना है इस रिएजेंट के साथ तो आपको हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, बट यहां पर हाई टेम्परेचर तो नहीं है, तो इसलिए वाला आंसर रिलेवेंट नहीं है। अगले वाले ऑप्शन में एल्कोहलिक क्यूएच दिया हुआ है। बच्चों एल्कोहलिक क्यूएच तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस माना जाता है और अक्सर ये आसानी से एलिमिनेशन करता हुआ नजर आता है, इसलिए एल्कीन ही बनेगी जो यहां पर दे रखी है। और लास्ट वाले ऑप्शन में एक 1 डिग्री अमाइंस के साथ नाइट्रस एसिड दिया हुआ है और एल्कोहल बना रखा है। तो बच्चों ये रिएक्शन वैसे तो ओके है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस देने की वजह से ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता था एनिलीन में, है ना। एनिलीन में क्या बनता था, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, है ना, स्टेबल एट कोल्ड कंडीशन। लेकिन यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस का कोई मतलब नहीं है, रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर लिया जाता तो ये वाला आंसर एक्सेप्टेबल होता, लेकिन 0 डिग्री की वजह से इसको एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। तो अल्टीमेटली बच्चों इस क्वेश्चन में 2 आंसर सही हैं, ऑप्शन नंबर 1 और उसके साथ साथ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से पढ़िएगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंडीशंस एनिलीन गिव्स पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना, एनिलीन का नाइट्रेशन आपको करवाना है और आपसे पूछा जा रहा है कि पैरा वाला प्रोडक्ट किस में बनेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो बच्चों ये बड़ी स्टैंडर्ड से रिएक्शन है जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि जो एनिलीन है, इस एनिलीन में आप नाइट्रेटिक मिक्सर डायरेक्टली नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला सकते, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप नाइट्रेटिक मिक्सर मिलाओगे ना तो जो एनिलीन है वो H+ लेकर के एनिलीनियम आयन बना देगा, जो अल्टीमेटली मेटा वाला आंसर बनाना चालू कर देगा। तो सबसे पहले इसका हमें क्या करना होता है, एसिटाइलेशन। ओके, एसिटाइलेशन आप एसिटिल क्लोराइड से भी कर सकते हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं। तो अगर आपने इसका एसिटाइलेशन किया तो जो NH2 होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटेनिलाइड में। हाँ, ये एसिटेनिलाइड वही है जो थोड़ी देर पहले एक अनदर क्वेश्चन में भी आया था। और इसके बाद आप इसमें नाइट्रेटिक मिक्सर मिला दीजिए जो कि NO2 पॉजिटिव देगा, ऑर्थो प्लस पैरा वाला आंसर बनेगा। और आप जानते हैं कि ऑर्थो और पैरा में से मेजर आंसर कौन सा हो जाएगा, पैरा वाला। तो दिस इज द बेसिक थ्योरी बिहाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब पढ़िए आराम से। एसिटिल क्लोराइड विद pyridine फॉलोड बाय रिएक्शन विद नाइट्रेटिक मिक्सर सही है। एसिटिक एनहाइड्राइड विद pyridine फॉलोड बाय नाइट्रेटिक मिक्सर सही है। ऑप्शन नंबर 3 में डाइल्यूट HCl, ना बाबा ना, आपने सीधे सीधे HCl अगर मिला दिया तो केवल और केवल मेटा वाला आंसर बनेगा, पैरा का तो मतलब ही नहीं है। और इसमें सीधे सीधे नाइट्रेटिक मिक्सर मिला दिया तो बच्चों इसमें मेटा वाला आंसर भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में बन जाता है, जबकि हमें मेटा वाला आंसर नहीं चाहिए। तो ये वाला आंसर भी यहां पर इररिलेवेंट होगा। तो आपका इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो 2 जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एज वेल एज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पहचानने से पहले इसका जो बेसिक थीम है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर इस रिएक्शन में होता क्या है। तो देखिए बच्चों, ESR जब भी हम लोग बोलते हैं तो इसके अंदर आप एक बेसिक चीज ध्यान रखिए कि आप बेंजीन सिस्टम लेकर के चलते हैं और बेंजीन सिस्टम पर कोई ना कोई इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट इंट्रोड्यूस अगर हो जाता है तो इसको ESR नाम दिया जाता है। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल बाय एनी रिएजेंट ऑन द बेंजीन सिस्टम इज नोन एज ESR। आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ एसिटेनिलाइड, यस ये वही हो गया जिसकी अर्लियर हम बात कर चुके हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जो एसिटेनिलाइड में NHCOR है उसका +M लगेगा तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर जाकर के जुड़ेगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगले ऑप्शन में दिया हुआ है कपलिंग रिएक्शन ऑफ एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट, यस अभी थोड़ी देर पहले एजोडाई मैंने बताई थी, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बोला हुआ है डाई एजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। सोचो, एनिलीन आप लोगे, है ना, एनिलीन आप लोगे और एनिलीन का जो कन्वर्जन है ये किया जाएगा PHN2Cl में। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें बेंजीन रिंग पर तो कोई चेंज नहीं आया, NH2 ग्रुप का कन्वर्जन हुआ और इसलिए इसको ESR अपन नहीं बोल सकते।
और इसी तरह से आगे बोला हुआ है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। आप लोगे एनिलीन और एनिलीन का एसिटाइलेशन करोगे और इससे जो एनिलीन वाला ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा। तो अगेन बेंजीन रिंग पे तो कोई चेंज नहीं आया, इसलिए बच्चों इसको भी ESR अपन नहीं मानेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपके जो आंसर हैं वो दो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 एज वेल एज ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये थे अमाइंस चैप्टर के सारे क्वेश्चन। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए और अपना जो प्यार है कमेंट्स करके बताते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि और आप और हम मिलकर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना सिंपल बना देंगे कि आने वाले हर एग्जामिनेशन में फतेह आपकी होकर रहेगी।